वेलकम टू रोशन सर स्टेट वन। एंड आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है समकालीन दक्षिणी एशिया। या फिर इस समय जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा सा इसके चैप्टर के नाम में परिवर्तन कर दिया गया है। यानी कि इससे पहले क्या था, इस चैप्टर का नाम समकालीन दक्षिणी एशिया था। पुराने बुकों में आपको यही नाम नजर आएगा। इसके अलावा नया जो नाम दिया गया इस चैप्टर का वो है दक्षिणी एशिया और समकालीन विश्व। तो हमें चैप्टर के नाम पे नहीं जाना है। अगर आप चैप्टर के टॉपिक को देखेंगे तो टॉपिक्स में कोई भी परिवर्तन नजर नहीं आएगा, टॉपिक सारे वही रहने वाले हैं। तो इस चैप्टर बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं इस चैप्टर में अपने आस पड़ोस के देशों के बारे में जानने वाले हैं कि वहाँ की शासन व्यवस्था कैसी है और वहाँ के शासन व्यवस्था में अभी तक क्या कुछ बदलाव आए हैं। ये सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, इस चैप्टर में जो भी हम टॉपिक समझने वाले हैं सबसे पहले हम उसकी बात कर लेते हैं, ताकि आपको पता तो चल जाए कि इस चैप्टर में आखिर हम पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस चैप्टर में हम सबसे पहले जो टॉपिक समझेंगे वो है दक्षिणी एशिया क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र। यानी कि आपको पता होगा कि पाकिस्तान में कई बार सेना का शासन स्थापित हो जाता है और कई बार लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना भी हो जाती है, लेकिन सेना के माध्यम से ही सरकार चलाई जाती है वहाँ की। इसके अलावा हम बांग्लादेश में लोकतंत्र की स्थापना कैसे हुई है, जिसमें हम बांग्लादेश की पूरी कहानी समझेंगे कि बांग्लादेश का निर्माण कैसे हुआ और वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना कैसे की गई थी। उसके बाद हम नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र की बात करेंगे। आपको पता है कि नेपाल में राजतंत्र हुआ करता था, लेकिन अब लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वहाँ पे कायम हो चुका है। तो नेपाल की कहानी भी हम समझने वाले हैं। उसके बाद हम श्रीलंका में जाएंगे। श्रीलंका में जातीय संघर्ष है। वहाँ पे लोकतांत्रिक देश तो है, लेकिन वहाँ पे जातीय संघर्ष है। वहाँ पे एक लिट्टे नामक जो संगठन है उसके बीच में और श्रीलंकाई सेना के बीच में काफ़ी समय तक संघर्ष चलता रहा है ना। तो उसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद हम भारत पाकिस्तान के बीच में जो संघर्ष के मुद्दे हैं उन मुद्दों को भी जानेंगे। और जो सातवां टॉपिक रहने वाला है उसमें हम भारत और उसके अन्य पड़ोसी देश, जिसमें से हम भूटान, मालदीव वगैरह जो है उसकी हम बात करेंगे। और आखिर में शांति और सहयोग की हम बात करेंगे कि जो दक्षिण एशिया के देश है क्या आपस में लड़ते ही रहते हैं या फिर विकास के लिए आपस में एक दूसरे को सहयोग भी करते हैं। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ये सारे टॉपिक समझने वाले हैं। अगर आप वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो सभी टॉपिक आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। वैसे इसमें से मैं 2-3 टॉपिक आज की इस वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना यार। सो दोस्तों क्या है दक्षिणी एशिया। अगर आप दक्षिणी एशिया को समझना चाहते हैं ना तो इस सुंदर से प्यारे से मैप को देख ले भाई। मैप में दक्षिणी एशिया के सभी देशों को शामिल किया गया है। तो दक्षिणी एशिया क्या है, एक तरीके से उन देशों का समूह है जो एशिया के दक्षिणी भाग में आते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको इंडिया दिख रहा है, सबसे प्यारा अपना भारत, एक देश तो ये हो गया। इधर हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, होगा प्यासा है लेकिन कोई नहीं, पड़ोसी है। ठीक है, तो पाकिस्तान हो गया। अफगानिस्तान की बात करें, देखो शुरू में ना क्या था कि दक्षिणी एशिया में हम 7 देशों को शामिल करते थे, लेकिन 2007 की मैं बात करूँ तो 2007 में हमने क्या किया, अफगानिस्तान को भी दक्षिणी एशिया में शामिल कर लिया। ठीक है, तो 8 सदस्य देश है, ऐसे टोटल 8 सदस्य देश इसके हो चुके हैं। तो भारत, पाकिस्तान, ऊपर हमने अफगानिस्तान की बात कर ली। यहाँ आप देखेंगे नेपाल आपको दिख रहा है, नेपाल के साइड में आपको भूटान दिख रहा है ना। इधर नीचे बांग्लादेश। बांग्लादेश से हमारे संबंध शुरू से अच्छे हैं, क्योंकि बांग्लादेश हमारे वजह से अस्तित्व में आया ना। हमने ही 1971 में पाकिस्तान को हरा दिया था, है ना, और उसके बाद बांग्लादेश की स्थापना करवा दी। तो हमारे बदौलत ही बांग्लादेश है इस दुनिया में। ठीक है ना। नीचे आप श्रीलंका को देख पाएंगे। तो श्रीलंका में आपको पता है कि भाई श्रीलंका भी 1948 में जब आज़ाद हुआ था उस समय से लोकतांत्रिक देश रहा है, लेकिन यहाँ पे जातीय संघर्ष हुआ था और जो तमिल लोग हैं और जो श्रीलंका के जो सैली लोग हैं उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा संघर्ष हुआ था। और अभी की हम बात करें प्रेजेंट टाइम की, तो यहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा मतलब आर्थिक संकट आया हुआ है ना। उसकी जो इकोनॉमी है वो क्रैश हो चुकी है बिल्कुल पूरी तरीके से। नीचे हम मालदीव की बात करें तो मालदीव में सल्तनत का शासन हुआ करता था, मतलब सुल्तान हुआ करते थे, लेकिन यहाँ पे भी अब लोकतंत्र की स्थापना धीरे धीरे करने की कोशिश की जा रही है, लोकतंत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो ये कुल मिला के 8 देश है जिनको हम दक्षिणी एशिया में शामिल करते हैं। ठीक है ना। कोई भी अगर आपसे पूछे भाई दक्षिणी एशिया का मतलब क्या है, तो आप बोल देना 8 देशों का समूह है दक्षिणी एशिया, जो कि एशिया के दक्षिणी भाग में आते हैं। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान के बारे में। ठीक है, पाकिस्तान में किस तरीके से लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हुई, कभी फिर सेना का तख्ता पलट हुआ, इस तरीके से जो चीज़ें सिस्टम चलती रही थी उसकी हम बात करने वाले हैं आगे। तो देखिए दोस्तों, पाकिस्तान में शुरू से क्या है, सैनिक शासन ज़्यादा मजबूत रहा है। अगर हम बात करें सबसे पहले जब पाकिस्तान का संविधान बना, तो संविधान बनने के साथ ही वहाँ पे क्या था कि जनरल अयूब खान ने क्या किया, सत्ता को अपने हाथों में ले लिया और जल्दी से अपना निर्वाचन भी करवा लिया उन्होंने। ठीक है, तो इससे क्या था कि भाई जनता जो था वो उनके खिलाफ हो गया और उनका जोरदार विरोध किया गया। इस कारण उन्होंने क्या किया, सत्ता को छोड़ दिया।
लेकिन फिर से दोबारा क्या हुआ, वहाँ पे सैनिक शासन ही आया और इस बार जनरल याहिया खान के नेतृत्व में आया था। अब जनरल याहिया खान के समय में क्या हुआ कि बांग्लादेश संकट भी आ गया, यानी कि आपको पता है कि जो पाकिस्तान बना था वो दो भागों में बना था। एक तो पश्चिमी पाकिस्तान यानी कि इस समय का जो पाकिस्तान है, और एक पूर्वी पाकिस्तान। तो पूर्वी पाकिस्तान के जो बंगाली लोग थे वो पश्चिमी पाकिस्तान के उर्दू भाषी लोगों के खिलाफ आंदोलन कर दिए थे। भारत ने इसका समर्थन किया और बांग्लादेश एक नया देश भी बना था 1971 में। तो उसी के साथ जनरल याहिया खान का जो शासन है वो ख़त्म हुआ और उनके बाद जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे वो उनके समय काल में क्या हुआ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो मतलब अगला वहाँ के प्रधानमंत्री कह सकते हैं वो बने थे। तो इनके समय काल में निर्वाचित सरकार, सबसे पहले निर्वाचित सरकार आई थी जिनको लोगों ने चुना था जिसको, ठीक है। और ये 1971 से लेके 1977 तक रहा। लेकिन 1977 में फिर से वहाँ पे क्या हुआ, जनरल जियाउल हक ने क्या किया, सत्ता को अपने हाथों में ले लिया। तो फिर से सेना का शासन। अब इनका शासनकाल 1988 तक चला। 1988 में फिर बेनजीर भुट्टो के नेतृत्व में लोकतांत्रिक सरकार बनी। लेकिन फिर से 10-11 साल बाद हुई क्या, परवेज़ मुशर्रफ ने क्या किया, नवाज शरीफ को हटाकर फिर 1999 में फिर से सैनिक शासन को वापस ले आए। तो कहने का मतलब क्या है, ये डेट आपको थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि भाई यहाँ पे कई बार लोकतांत्रिक सरकार तो आया लेकिन बार बार तख्तापलट कर दिया गया और सैनिक शासन को फिर से स्थापित किया गया। लेकिन 2008 से अगर हम बात करें ना, तो 2008 के बाद से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना ही की गई है, वहाँ पे सैनिक शासन नहीं आया है। लेकिन हम अगर बात करें कि पीछे छुप के कहीं ना कहीं सेना ही क्या कर रही है, वहाँ की शासन व्यवस्था को चलाती है। आपको पता होगा कि पाकिस्तान का कोई भी प्राइम मिनिस्टर अभी तक 4 साल से ज़्यादा वहाँ पे काम नहीं कर पाया, 4 साल से ज़्यादा नहीं टिक पाया। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे सेना ही हो सकता है, सेना का ही हाथ हो सकता है, ठीक। सो दोस्तों, अभी तक हमने बात किया कि पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थायी रूप से नहीं टिक पाया है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। इसमें हम पहला कारण बताएंगे कि वहाँ पे क्या है, सेना, धर्मगुरु और भूस्वामियों का सामाजिक दबदबा है। धर्मगुरु हम उन्हें कहते हैं जो कि धर्म के गुरु होते हैं, जैसे कि इस्लाम धर्म में हम मौलवी लोगों की हम बात करते हैं, हिंदू धर्म में हम पंडित लोगों की बात करते हैं, तो धर्मगुरु है। भूस्वामी यानी कि जो ज़मीन के मालिक है ना, बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं, उनका क्या है, पाकिस्तान में दबदबा है। और वो क्या करते हैं, कई बार लोकतांत्रिक सरकार को बदलकर वहाँ पे सैनिक शासन की स्थापना करवा देते हैं। दूसरा पॉइंट बताएंगे कि भाई पाकिस्तान का क्या है, भारत के साथ तनातनी रहती है, दुश्मनी है ना। और बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि पाकिस्तान की राजनीतिक जो पार्टियां हैं उनमें खोट है और वो राजनीतिक पार्टियां अपने स्वार्थ के लिए काम करती है, और अगर वो सत्ता में आएंगी ना तो इससे क्या होगा कि पाकिस्तान की जो एक तरीके से सुरक्षा है वो खतरे में पड़ जाएगी। तो इस कारण भी वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र को सपोर्ट नहीं करते हैं, सैनिक शासन को सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा हम बात करें कि भाई पाकिस्तान में लोकतंत्र की स्थापना हो, इसके लिए वहाँ पे कोई अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं मिल पाया, यानी कि यूएनओ या फिर कोई दूसरे संगठन ने क्या किया, यहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना के लिए कोई विशेष भूमिका नहीं निभाई। इसके अलावा अमेरिका और पश्चिमी देशों की हम बात करें तो वो भी क्या करते हैं, पाकिस्तान में सैनिक शासन को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि इन देशों को आतंकवाद से डर है, जिसको इस्लामी आतंकवाद कहते हैं, है ना। पाकिस्तान में पता है आपको आतंकवाद कितना ज़्यादा है, और इन देशों को ऐसा लगता है कि अगर पाकिस्तान में लोकतंत्र की स्थापना हो गई ना तो पाकिस्तान का जो परमाणु हथियार है वो आतंकवादियों के हाथों में आ जाएगा और ये पूरी दुनिया के लिए क्या हो सकता है, खतरनाक सिद्ध हो सकता है। तो इस कारण भी अमेरिका और पश्चिमी देश क्या चाहते हैं, पाकिस्तान में सैनिक शासन को चाहते हैं, सैनिक शासन को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप बताएंगे पाकिस्तान में लोकतंत्र का स्थायी ना होने के पीछे के कारण में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मतलब ये कह दो कि हर बार पेपर में पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से तैयार कर ले। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो टॉपिक समझाने थे मैंने समझा दिया है। वीडियो पसंद आए तो यार लाइक कर दो, शेयर भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बाकी आगे के जो टॉपिक है उसको अगली वीडियो में समझाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें।